1 मई से रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भारत में लगाई जाएगी। इस विषय में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों ने कोरोना महामारी से निपटने के साथ ही दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर भी चर्चा की। खुद पीएम मोदी ने दोनों नेताओं की बातचीत के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आज मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन से मेरी बातचीत हुई। हम दोनों ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर चर्चा की। मैंने उन्हें कोरोना से लड़ाई में रूस की तरफ से मिली मदद और सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बेकाबू होने से पैदा हुए हालात के बीच भारतीय वायुसेना एक बार फिर संकट मोचक की भूमिका में है। वायुसेना अपने विशेष विमानों के जरिए देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कर रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया से मुलाकात की। इस मुलाकात में वायुसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को देश भर में वायुसेना द्वारा कोरोना काल में की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। वायुसेना प्रमुख ने बताया कि विदेश से ऑक्सीजन के 26 कंटेनर एयरलिफ्ट किए गए हैं। कोरोना महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को जल्द से जल्द खरीद लिया जाना चाहिए और अधिक मांग वाले राज्यों तक पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा पीएम केयर्स फंड के तहत ही 500 नए PSA ऑक्सीजन प्लांट की भी मंजूरी दी गई है। बता दें कि इससे पहले भी पीएम केयर्स फंड के तहत 713 PSA प्लांटों को मंजूरी दी गई थी। कोविन ऐप पर वैक्सीन के लिए बुधवार की शाम 4 बजे से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पहले ही दिन यूजर्स को कई तरह की समस्या आ रही है। खासतौर पर वेबसाइट खुलने और OTP मिलने में दिक्कत आ रही है। आपको बता दें कि 1 मई से कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव के तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है, जिसमें 18 वर्ष से ज्यादा उम्र वाले लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर को लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। दरअसल हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया था कि उन्हें अब तक रेमडेसिविर के सिर्फ 2500 वायल्स मिली हैं, जबकि आंकड़ों के हिसाब से केजरीवाल सरकार को अब तक 52,000 वायल्स मिल चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकारते हुए कहा कि दिल्ली को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन कब मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोगों से भी अपील की है कि ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी न करें। कांग्रेस ने मांग की है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार कोरोना महामारी के दौरान काम करने में असफल रही है, इसलिए राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिल्ली में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली में कई दिनों से कोरोना पीड़ित लोग अस्पताल में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं और ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज तड़प तड़प कर मौत का ग्रास बन रहे हैं। पूरे देश में भले ही 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, मगर महाराष्ट्र में अभी ये नहीं होगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि फिलहाल सूबे में वैक्सीन की कमी है, जिसके चलते 18 साल से ऊपर के लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लोग धैर्य बनाए रखें, जैसे ही वैक्सीन मिलेगी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। राजेश टोपे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार है, उसको देखते हुए टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र में कम से कम 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड के दाम घटा दिए हैं। कंपनी के CEO अदार पूनावाला ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को 400 रुपए की जगह ये वैक्सीन अब 300 रुपए में दी जाएगी। पूनावाला ने कहा कि इस फैसले से राज्यों के हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे वे ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन खरीद सकेंगे और इससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। इस बीच गृह मंत्रालय ने अदार पूनावाला को Y कैटेगरी सुरक्षा देने का फैसला किया है। बिहार में बढ़ते कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सख्ती जरूर बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ हुई अहम बैठक में ये फैसला लिया गया। इसके मुताबिक बाजार में भीड़ कम करने के लिए और कड़ाई की जाएगी।
धारा 144 का सख्ती से पालन कराया जाएगा। अब शाम 6 बजे ही दुकानें बंद हो जाएंगी। शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। शादी समारोह में अब अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जारी है। पूरे सूबे में सिर्फ 24 घंटे में 29,824 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। पूरे सूबे में सिर्फ 24 घंटे में रिकॉर्ड 266 लोगों ने दम तोड़ा है। लखनऊ में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम हुई है। 24 घंटे में यहां 3,759 संक्रमित मिले हैं। वहीं वाराणसी में 24 घंटे में 1,909 कोरोना संक्रमित, गाजियाबाद में 559 और नोएडा में 903 नए मरीज मिले हैं। कोरोना महामारी का कहर लगातार कई लोगों की जान ले रहा है। इसी क्रम में बरेली के नवाबगंज क्षेत्र से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगावार की जिंदगी बेरहम कोरोना ने छीन ली। उनका नोएडा के अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। विधायक केसर सिंह यूपी और बीजेपी के तीसरे विधायक हैं, जिनका कोरोना की दूसरी लहर में अब तक निधन हो चुका है। खरदाहा विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार काजल सिन्हा की पत्नी नंदिता सिन्हा ने डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर सुदीप जैन और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सिन्हा का आरोप है कि इन अधिकारियों ने महामारी के दौरान उम्मीदवारों या आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया। बता दें कि काजल सिन्हा का निधन कोरोना से 25 अप्रैल को हुआ था। बढ़ते कोरोना वायरस मामलों को देखते हुए जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में 5 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। आज शाम 7 बजे से 3 मई तक श्रीनगर जिले में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। श्रीनगर, अनंतनाग, बारामूला, बड़गाम, कुलगाम, पुलवामा, गांदरबल, जम्मू, कठुआ, रियासी, उधमपुर में आज शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना लॉकडाउन रहेगा। चंडीगढ़ में कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच प्रशासन ने पंजाब की तर्ज पर शहर में सख्ती और बढ़ा दी है। यूटी प्रशासक के मुताबिक अब रोज शाम 6 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। पहले कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक था। अब चंडीगढ़ की सभी दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स व बाजार को 5 बजे से बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के आरोप में कलाकार जिमी शेरगिल को बुधवार को पंजाब के लुधियाना में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले मंगलवार को फिल्म की शूटिंग करने के आरोप में उनका चालान किया गया था। आरोप है कि अदाकार जिमी शेरगिल की शूटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस ने जिमी शेरगिल के साथ साथ उनके साथियों पर भी मामला दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस ने इन सभी को जमानत पर रिहा भी कर दिया है। ब्रिटेन कोरोना संकट के बीच भारत की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि उनकी सरकार भारत में तबाही मचा रहे कोरोना संक्रमण से जूझने में जरूरी मेडिकल उपकरण सप्लाई कर रही है। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर समेत करीब 200 उपकरण मंगलवार को ही पहुंच चुके हैं। बाकी इस हफ्ते पहुंचने वाले हैं। समय के साथ कोरोना वैक्सीन कमजोर पड़ रही है, इसलिए इसके तीसरे शॉट की भी जरूरत पड़ सकती है। ये कहना है फाइजर के साथ मिलकर पहली कोरोना वैक्सीन बनाने वाली जर्मन कंपनी बायोएनटेक के सीईओ का। उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप के लोग कोरोना वायरस के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी यानी सामूहिक सुरक्षा इस साल के अगस्त तक हासिल कर लेंगे। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना राज्य में एक अश्वेत की संदिग्ध मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। एंड्रू ब्राउन नाम के इस शख्स की पुलिस की गोली से मौत हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसे 5 गोली मारी गई थी। फिलहाल FBI ने मामले की जांच शुरू की है। अमेरिकी पुलिस की एक और दरिंदगी आरोपी पुलिस वाले के बॉडी कैम में कैद हुई है। कैलिफोर्निया राज्य के अल्मेडा शहर में पिछले हफ्ते हुई इस घटना में पुलिस वाले 26 साल के एक युवक मारियो गोंजालेस को गिरफ्तार करने के लिए उसे जमीन पर गिराकर उसके पीठ पर देर तक घुटना रखे रहते हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। अमेरिका में ही कोलोराडो राज्य में भी पुलिस के बॉडी कैम में उसके हैवानियत भरे सलूक का वीडियो दर्ज हुआ है। इसमें एक मानसिक रूप से पीड़ित बुजुर्ग महिला को पकड़कर पुलिस वाले जमीन पर गिरा रहे हैं।
और उसके साथ बेहद हैवानियत भरा सलूक कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री की बातचीत की रिकॉर्डिंग लीक होने के बाद राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि ये सब ईरान और अन्य देशों के बीच परमाणु डील पर चल रही बातचीत में रोड़ा डालने की कोशिश है। लीक टेप में विदेश मंत्री जवाद जरीफ कहते हुए सुने गए हैं कि ईरान की विदेश नीति पर देश के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का दबदबा है और उसी ने रूस के इशारे पर ईरान को सीरिया के गृह युद्ध में उतारा है। रूस ने स्लोवाकिया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया देशों के 7 राजदूतों को अपने देश से निकाल दिया है। रूस का आरोप है कि इन चारों देशों ने चेक रिपब्लिक के साथ एकजुटता दिखाई है। दरअसल पिछले हफ्ते चेक रिपब्लिक ने रूस के कई राजदूतों को जासूसी के आरोप में अपना देश छोड़ने को बोल दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नावेल्नी की दीवार पर बनी एक बड़ी सी पेंटिंग पर पुलिस ने रंग पुतवा दिया। इस पेंटिंग में नावेल्नी हाथ से दिल का निशान बनाते दिख रहे थे। नावेल्नी को जर्मनी से लौटने के बाद जनवरी में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में जगह जगह उनके समर्थन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने ईयू और ब्रिटेन के बीच पोस्ट ब्रेक्सिट ट्रेड डील को अंतिम मंजूरी दे दी है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के पक्ष में 660 वोट पड़े, जबकि 5 उसके विरोध में पड़े और 32 सदस्य गैर हाजिर रहे। ब्रिटेन पहले ही इस समझौते को मंजूरी दे चुका है। अमेरिकी पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स के फैन ने उन्हें अदालत को संबोधित करने का मौका मिलने पर खुशी मनाई है। कानूनी संरक्षण को लेकर लंबे समय से उनका अपने पिता से विवाद चल रहा है। मानसिक अस्वस्थता के बाद कोर्ट के निर्देश पर उनके पिता की बतौर कानूनी संरक्षक उनके निजी और वित्तीय मामले को देखते हैं, लेकिन अब ब्रिटनी उनसे आजादी चाहती हैं। इसी मामले में अब वो जून के महीने में लॉस एंजलिस की अदालत में संबोधन देंगी।